गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर जो ट्रायंगुलर मेथड है वो सही से समझ में नहीं आया। तो इसमें देखिए है क्या चीज़ ट्रायंगुलर मेथड में कि ये मेथड है जो ये यूज किया जाता है आपका जो जियोमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स फॉर मेजरिंग द हाइट ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कोई दूर का ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो उसकी जो हाइट है वो मेजर करने के लिए ये जो मतलब मेथड है ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ए बी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसकी हाइट आपकी एच दी होती है। ठीक है, जो हमें मेजर करनी है। अब ओ कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लेते हैं और यूज करते हैं इस ऑपरेटर्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सटेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, सेक्सटेंट। शायद ये मैथ में आपने कहीं पढ़ा हो। अब उसके बाद हम जो मेजर करते हैं वो आपका एंगल थीटा होता है जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ऑब्जेक्ट का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो वो क्या होगा, तो कोई भी हम क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट कोई भी मतलब कि आपका पॉइंट ऑफ ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ठीक है, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ से इसको हम देख रहे हैं तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका एलिवेशन एंगल है जो वो कितना हो जाए, थीटा हो जाए। ठीक है, तो ये जो आपका है ऑब्जेक्ट वो क्या ले लिया हमने, ए बी ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, ए बी, जो कितनी हाइट का है अभी, एच हाइट का है। ठीक है, लेट अस से कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से ओ से इसकी जो पॉइंट ऑफ जो आपका ऑब्जर्वेशन है यानी कि ओ पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ए ओ बी में, तो ट्रायंगल ए ओ बी में जो टेंजेंट थीटा है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि एच बाई में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू एक्स इंटू टेंजेंट थीटा। तो अगर हमें इस थीटा की वैल्यू नोन है, इस एक्स की वैल्यू नोन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जर्वेशन की वो नोन होती है तो हम हाइट उसकी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्या है, डिस्टेंस नोन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये एक्स हमें पता नहीं है कि क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं भी, इनअसेसिबल बोलते हैं। इनअसेसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आपका पार ना किया जा सके। ठीक है, यानी कि अपारगम्य है, पारगम्य, अगम्य जिसको बोलते हैं, सॉरी अगम्य, जिसमें से जाया ना जा सके। ठीक है, अगम्य इसको बोलते हैं। अब ये हमें नोन नहीं है डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई भी टावर या ट्री है ऑन दी अदर साइड ऑफ ए रिवर इज इनअसेसिबल, यानी कि एक यहाँ पर रिवर है। ठीक है, मान लेते हैं ये रिवर है। ठीक है, इधर कोई भी आपका क्या है, टावर है, तो इधर से आपका ये क्या होता है, इनअसेसिबल होता है। तो मैं इसका क्या है, ये हाइट हमें इसकी टावर की निकालनी है जिसका हमें पता ही नहीं है कि यहाँ से हम इसको देख रहे हैं जब, तो ये क्या है, इनअसेसिबल डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके निकालने के लिए हम क्या मानते हैं कि जो इनअसेसिबल आपका ऑब्जेक्ट ए बी मान लेते हैं। ठीक है, और उसको एक सेक्सटेंट भी होल्ड करते हैं सी पॉइंट पे, किस पे भी, सी पॉइंट पे क्या करते हैं, उसको होल्ड करते हैं और फिर हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो मेजर करते हैं कि मान लेते हैं कि जो उससे एंगल है जो ऑब्जर्वेशन का या एलिवेशन का वो थीटा 1 बन जाता है, और डी पॉइंट फिर आपका थोड़ी सा देन मूव करते हैं अदर पोजीशन डी पे जहां पर आपने एक्स डिस्टेंस मेजर कर ली है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हो, उसको मेजर करते हो एंगल को। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस पॉइंट से मान लेते हैं कि जैसे हम यहाँ से इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस तरह से एक एंगल ले लेते हैं, तो ये थीटा एंगल मान लेते हैं। ठीक है, एक हम मान लेते हैं इस एज पे आ जाते हैं तो इधर से एक एंगल लेते हैं तो उसको थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है, या मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये टावर है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं पहले सी पॉइंट से जो इधर है आपका। ठीक है, तो ये थीटा एंगल इसका ये टावर है। ठीक है, ए बी कोई भी मतलब ये ट्री या टावर है। ठीक है, एच एफ की क्या है, इसकी हाइट है। तो हम इसको पहले इस पॉइंट से असेसिबल कर रहे हैं, मान लेते हैं वो सी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद असेसिबल कर रहे हो आप इस पॉइंट को डी से थोड़ा सा आगे चलकर डी। तो हमने ये डिस्टेंस जो कवर की ये हमें पता है कि एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं हमने कवर की है। ठीक है, तो ये एंगल जो बन गया वो कितना बन गया अभी, थीटा 2 बन जाएगा। वो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा 2। तो ए का सी पॉइंट से सी पॉइंट के लिए थीटा 1, ए से बी डी पॉइंट के लिए थीटा 2 एलिवेशन एंगल हो जाते हैं। अब हमें निकालनी क्या है, ये निकालनी है। जो चीज़ हमें नोन है वो क्या है कि हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल इसमें से दिख रहे हैं। एक तो आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी।
ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको क्या दिख रहा है, ए डी बी, ठीक है, या ए बी डी जिसको हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ए बी सी माना इसको, क्योंकि परपेंडिकुलर बी पॉइंट पे, तो ए बी सी, ठीक है। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर हम क्या निकाल लेंगे, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो यहाँ से इसकी निकालनी है, एच की, ठीक है। तो यानी कि एच क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, और बेस क्या हो जाएगा हमारा, एक एंगल में तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एक एंगल में ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो हमने ये इस तरह से इन एंगल्स को कंसीडर करना है कि हमारे पास एच की वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोट थीटा 1 निकाल लेते हैं। इसका मतलब इस ट्रायंगल में ए बी सी में, तो कोट थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कोट थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। और अगर हम कोटेंजेंट ले, कोटेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि बी बाई में पी हो जाएगा, यानी कि बेस बाई में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपका, सी बी या बी सी, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आ गया आपका। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर कोटेंजेंट थीटा 2 निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया बी डी, बाई में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बी डी बाई में ए बी, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से निकाल लिया इसको। अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या चीज़, देखो यहाँ पर ए बी आ गया, यहाँ पर ए बी आ गया, तो हमें ये चीज़ इससे, अगर हमें एक्स निकाल लेंगे, तो अगर हम इस पूरे ट्रायंगल में से ये ट्रायंगल घटा देते हैं, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा बेस है जो, वो हमें नॉन है जो, वो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये तो नॉन वैल्यू नहीं है, ना ही ये टोटल वैल्यू नॉन है। तो नॉन वैल्यू क्या है हमारी, सी से हम डी तक चले हैं, तो वो मेजर कर चुके हैं, ठीक है। तो वो कितनी है, एक्स है, यानी कि वो नॉन है। अब क्या होगी, वो नॉन, पहले अननोन थी, अब क्या हो जाएगी, वो नॉन हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ से इसको मेजर कर लेंगे। तो इसमें से आपने क्या करना है, कोट थीटा 1 में से कोट थीटा 2 है जो, वो माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई में ए बी माइनस में बी डी बाई में ए बी, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया भैया, आपका ए बी आ जाएगा, तो बी सी माइनस में बी डी दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, बी सी माइनस में बी डी, तो ये बच जाएगा आपका सी डी, तो बाई में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। अब हमें सी डी की वैल्यू पता है, वो क्या है आपकी एक्स है, और ए बी की वैल्यू क्या है, एच है, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है, एच है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एच को। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बाई में कोटेंजेंट थीटा 1, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको एक्स की वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो, ये वैल्यू इनएसेसिबल थी, तो इसने इसको क्या कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वैल्यू तो मेजर कर सकते हो, क्योंकि पहले आप इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक चले हो, फिर एलिवेशन एंगल देखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हो। यहाँ से आप थीटा 1 और थीटा 2 है जो, उसकी वैल्यू भी मेजर कर सकते हो। अगर ये तीन वैल्यू नॉन होगी, तो आप इसको अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था जी आपका ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। अगर किसी बच्चे को डाउट भी है, तो वो दोबारा से ये चीज़ कन्फर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें एंगल, इस मेथड का, जो हमने ये मेथड किया है, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर मेथड है जो हमारा, वो इसमें यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ये मेथड्स हम पढ़ चुके थे सारे के सारे, ठीक है। तो इन मेथड्स के आगे आगे आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड है कुछ, जो एस्टिमेट करते हैं वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस को। तो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए हमने ये जो पढ़ चुके हैं हम कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम पढ़ते हैं। स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट में क्या होता है आपकी जो स्केल होती है, वो आती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक पढ़ा था हमने ये पहले, माइक्रोस्कोपिक स्केल क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक को जो डिस्टेंसेज होती हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि आपकी स्मॉल डिस्टेंसेज सच एज आपका साइज ऑफ एटम, ठीक है, साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये सब क्या है आपकी बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। ये आपकी लगभग जो 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि आपका फर्मी
जिसको हमने फर्मी या फेम्टोमीटर बोला था, तो उस रेंज के ये क्या होती हैं, आपकी स्मॉल डिस्टेंसेज होती हैं। अब इन डिस्टेंसेज को कैसे मेजर करते हैं वो चीज़ हमने इसमें देख रही है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक एवोगैड्रो मेथड आता है भी, एवोगैड्रो मेथड। तो एक आपके पास क्या आता है, एवोगैड्रो मेथड। तो इस एवोगैड्रो मेथड में होता क्या है, हमने ये चीज़ देखनी है। तो इस एवोगैड्रो मेथड में हमने क्या करना है, जो डिस्टेंसेज है वो मेजर करनी है जिनका ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर होगा, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि 10⁻⁻10 को हम क्या लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि कुछ टीनी स्पीयर्स जिसको हम बोल सकते हैं एटम्स को, तो उनका जो साइज है वो मेजर करना है, या उनके बीच में कुछ एंटी स्पेस जो रह जाता है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन एनी मास ऑफ सब्सटेंस इज 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जो टोटल वॉल्यूम होता है मास जो सब्सटेंस का, तो उसमें से जो उसके सभी एटम्स होते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 होता है। मतलब कि क्या है, अगर टोटल वॉल्यूम को हम वी मान लेते हैं, ठीक है, और या ये टोटल वॉल्यूम को वी मान लेते हैं, और आपका V1 हम मान लेते हैं या V' हम मान लेते हैं, जो आपके सभी एटम्स का वॉल्यूम होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स होगा जो, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, V' मान लेते हैं। तो ये कहता है कि जो V' है ना, वो क्या होता है, 2/3 ऑफ V होता है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल एटम है जो आपका, ठीक है, टोटल सब्सटेंस है जो उसका वॉल्यूम होगा, उसके अंदर जितने भी आपके एटम्स होंगे उनका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 होगा टोटल का। ठीक है, तो M मान लेते हैं मास ऑफ सब्सटेंस, M कोई भी क्या मान लिया हमने, मास ऑफ सब्सटेंस मान लिया, V क्या मान लिया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, रो क्या मान लिया हमने, उसकी डेंसिटी। ये क्या है, रो है, रो क्या होती है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से हमने वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली, तो क्या निकली, M बाई में रो, V इजिकल टू, यानी कि वॉल्यूम इजिकल टू M बाई में रो आ गया जी आपका। ठीक है, अब मान लेते हैं कि M उसका एटॉमिक वेट है सब्सटेंस का, और N क्या है, उसके एवोगैड्रो नंबर है। M क्या है अभी, एटॉमिक वेट, और N क्या है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो जो नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे M मास के अंदर सब्सटेंस के, वो किसके बराबर आएंगे, देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ जो कैपिटल N है हम यहाँ पर जो मान रहे हैं, वो क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स। ठीक है, सब्सटेंस के अंदर M क्या है, उसका एटॉमिक वेट। तो एवोगैड्रो नंबर बाई में एटॉमिक वेट इंटू में क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, या मास ऑफ जो स्मॉल M माना था हमने, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो NM बाई में कैपिटल M, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जो आपके किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे। अगर R रेडियस मान लें एक एटम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एटम, क्योंकि एटम क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ठीक है, R क्या होगी, रेडियस होगी भी किसकी, ऑफ एटम की। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम है जो वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम इजिकल टू क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाएगा, 4/3 πr³। अब सभी एटम्स का देखें तो ये क्या थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एक वॉल्यूम, एक एटम के वॉल्यूम को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम है जो आपका वो कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम इजिकल टू 4/3 πr³ इंटू में क्या हो जाएगा अभी, इंटू में NM बाई में कैपिटल M, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब जो आपकी हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, वो कहते हो हाइपोथेसिस कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, यानी कि ये, ठीक है, टोटल वॉल्यूम, ये क्या होगा, NM बाई में M, तो ये इक्वल होगा 2/3 वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस क्या था आपका, M बाई में रो, यानी कि मास पर यूनिट डेंसिटी। तो M बाई में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, इसको रो को ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, ऐसे, तो ये रो हो जाएगा। तो यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा भी। ठीक है, तो हम यहाँ से R³ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जो R³ इधर रख लो, बाकी वो उधर ले जाओ, तो 2/3 इंटू में 2/3 इंटू में देखो क्या आएगा, 4/3 उधर जाके 3/4 हो जाएगा भी। ठीक है, पाई उधर जाके 1/π हो जाएगा, N/M है तो इधर जाके M बाई में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/रो, यहाँ बचा हुआ है रो जो। ठीक है, तो वो लिख लिया हमने। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 से कट जाएगा ये, 2 जा 4 भी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा क्या,
कैपिटल M बाई में 2πn रो बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, उसकी टोटल रेडियस बन जाएगी, ठीक है। अगर आपने r की वैल्यू निकालनी है तो इधर क्या कर दोगे, इसका r की वैल्यू निकालोगे तो इधर क्यूब है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट यानी कि 1/3 पावर हो जाएगी, या इसको ऐसे क्यूब रूट लिखोगे तो इस तरह लिखोगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करके वो आगे क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे, तो इसका मतलब क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। तो r की जो भी वैल्यू आएगी ना, वो किस ऑर्डर को सेटिस्फाई करेगी कि वो 10 की पावर माइनस से 10 मीटर के ऑर्डर की आएगी, ठीक है। यानी कि इतनी वैल्यू उसकी आती है। तो इस तरह से हम एवोगैड्रो मेथड जो यूज करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस मेजरमेंट के लिए भी, ओके, ठीक है। तो आपने ये करना है, बुक में से कर लीजिएगा, आप इसकी PDF आपको नहीं मिलेगी, ओके। जो भी मैं अभी करा रहा हूँ ये अपने बुक में से करने हैं, इनकी PDF आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप अपने आप कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई ये भी नहीं कह सकते कि ये 0% ही आएंगे, ठीक है। तो ये आपके आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसको अपनी बुक में से इसके नोट्स हैं जो बना लीजिए। नेक्स्ट आता है जी हमारा रदरफोर्ड मेथड। रदरफोर्ड मेथड में क्या होता है कि ये न्यूक्लियर साइज को मेजर करता है। न्यूक्लियर साइज कितना होता है, 10⁻⁻14 मीटर होता है अभी, 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर तक, यानी कि फर्मी तक होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो अल्फा पार्ट एक अपने जो मॉडल पड़ा हुआ था अल्फा पार्टिकल, जब हमने एक थिन गोल्ड कॉइल थी जो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई थी, ये आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में आता है ना, हाँ। तो ये 9th क्लास में आता है, तो वहाँ पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है। तो उस पर क्या कराया था, जैसे एक गोल्ड फाइल थी, ठीक है, इस तरह से अपनी एक पतली सी गोल्ड फाइल थी, तो आपने क्या किया है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। तो हमने देखा था कि कुछ पार्टिकल्स तो क्या होते थे, ज़्यादातर पार्टिकल तो सीधे निकल गए थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उनमें से हमने ये भी देखे थे कि वो क्या हो गए थे, रिट्रेस हो गए थे, ठीक है, या कुछ एंगल से क्या हो गए थे, रिफ्लेक्ट भी हो गए थे, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो गए थे, रिफ्लेक्ट भी हो गए थे कुछ एंगल से, ठीक है। एक ही पार्टिकल, एक दो पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो गया था, रिफ्लेक्ट बैक हो गया था, यानी कि वापस टकरा के आ गया था, रिफ्लेक्ट हो गया था पूरी तरह से, ठीक है। लगभग बाकी सारे पार्टिकल क्या हो गए थे, उससे बाहर निकल गए थे, यानी कि उसमें से ट्रांसपेरेंट हो गए थे, उसमें से उसके अंदर से पास आउट हो गए थे, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी है, तो ये जो पार्टिकल यानी कि रिट्रेस करता है कुछ पाथ को, कुछ पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, तो वो 180 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ एक ऐसे गया और वैसे आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक बार इधर गया एक बार इधर आ गया, तो एंटी पैरेलल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, 180 डिग्री का। तो ये इधर गए इधर आगे वापस आ गए, तो ये डिस्कवरी है जो रदरफोर्ड ने की थी। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल, अल्फा के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो एंटायर मैस है, जो इसका मतलब क्या है, वो एंटायर पॉजिटिव चार्ज है जो, वो सारा का सारा उसके सेंटर में कंसंट्रेट हो रहा था। अब जो अल्फा पार्टिकल्स 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है, तो जब हीट करते हैं न्यूक्लियस से, तो ये रिपेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि रिपल्सन इसमें दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है। जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स जिस काइनेटिक एनर्जी से और जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। जबकि अल्फा पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी शुरू कर देती है, इंक्रीज करना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि कुछ पार्टिकल जो कुछ आपकी पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है जो अल्फा की, वो कुछ जीरो भी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए वो फर्दर आगे नहीं जा सकते। दिस इज पॉइंट ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टू द न्यूक्लियस। तो मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि ये एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर है जो न्यूक्लियस, उसमें हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जाएंगे तो इसको टच भी नहीं कर पाएंगे और वहीं से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अल्फा पार्टिकल जैसे जाएंगे तो इसको टच नहीं कर पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस बचेगी ना, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच आर नोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस क्लोजेस्ट अप्रोच को ही आप मेजर कर लेते हो, तो ये माना जाता है कि इसके सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक आपका ये डिस्टेंस है जो मेजर की जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उसका रेडियस बोलते हैं, ठीक है। रेडियस से यानी कि डायमीटर निकल जाएगा उसका, तो डायमीटर क्या होता है, साइज ऑफ दी स्फेरिकल बॉडी होती है, ठीक है।
तो इस तरह से हम मेजर कर लेते हैं कि किस तरह आपका रदरफोर्ड मेथड उसको बोलते हैं। उसके बाद आपका जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड। जो आपका ओलेइक एसिड होता है, ठीक है, तो उसके किस तरह से हम साइज को मेजर करते हैं। ओलेइक एसिड होता है जो उसका जो फार्मूला होता है ना, वो कितना होता है अभी C17H32COOH। आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो इसलिए ओइक एसिड की आपकी जो साउंड है उसमें पीछे मिलती है आपको। तो इसका न्यूक्लियर साइज है जो 10⁻⁹ मीटर का यानी नैनोमीटर का होता है। तो इसको किस तरह से मेजर करते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ओलिक एसिड लेते हैं, ओलेइक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, उसमें मिक्स करते हैं कितना 25 cc यानी कि 25 आपका क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें क्या करते हैं हम अल्कोहल मिला देते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अब इसमें से जो सॉल्यूशन बन गया इसका, उसमें से फिर 1 cc है जो वो दोबारा से मिक्स करते हैं किसके अंदर 20 cc अल्कोहल के अंदर, 20 cc अल्कोहल के अंदर। तो अब जो आपकी अल्कोहल के अंदर अल्कोहल की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ओलेइक एसिड की जो कंसंट्रेशन है ना, वो अब यहाँ से इसमें से 1 cc जो लिया है इसमें से आपकी कितनी रह जाती है 1/500 रह जाती है। कितनी रह जाती है 1/500 कंसंट्रेशन इसमें आपकी बच जाती है। अब इसको हम स्प्रिंकल कर देते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब कि लाइकोपोडियम पाउडर के साथ जो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है, एक लार्ज ट्रप के अंदर, और उसमें एन ड्रॉप्स हैं जो एन ड्रॉप सोल्यूशन है जो, ठीक है, इस सोल्यूशन एन ड्रॉप्स हैं जो इस सोल्यूशन में है जिसका वॉल्यूम V है, ठीक है, तो वो आप इसमें ड्रॉप करते हैं यानी कि इसमें उड़ेल देते हैं। तो अगर एक का वॉल्यूम V है तो एन ड्रॉप्स का कितना हो जाएगा NV हो जाएगा। वॉल्यूम है जो ड्रॉप्स का वो कितना हो जाएगा NV हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड कितना है कि वो 1/, कितने रह गया था 500 यानी कि 1/5वां भाग रह गया था। तो इस वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम कितना रह जाएगा NV/500 रह जाएगा। तो ये किसका है वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड इन सॉल्यूशन, क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी रहेगी 1/100, तो टोटल वॉल्यूम का ये कितना रह जाएगा 500वां भाग रह जाएगा। अब सॉल्यूशन ऑयलिक एसिड का जो वो स्प्रेड करता है सरफेस ऑफ वाटर पे बहुत तेजी से, ठीक है, और एक सर्कुलर थिन फिल्म है जो वो बना देता है। मान लेते हैं उस फिल्म की, यानी कि जैसे ये वाटर सरफेस है तो इसके ऊपर इस तरह से एक थिन फिल्म बना देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, ठीक है, तो वो कितनी है T मान लेते हैं, कितनी आती है अभी T आपकी थिकनेस आती है। अब अल्कोहल है जो वो तो क्या हो जाता है इवेपोरेट हो जाता है, और ओलेइक एसिड है जो लेयर की वो रह जाता है सरफेस ऑफ वाटर पे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अल्कोहल तो वेपोराइज हो जाएगा, ठीक है, बच गया क्या आपका ओलेइक एसिड बच जाएगा। अल्कोहल यहाँ से क्या होगा वेपोराइज होगा और बच जाएगा क्या आपका ओलेइक एसिड बच जाएगा, ठीक है। तो उस ओलेइक एसिड को किस तरह से उस ओलेइक एसिड बच गया, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है थिकनेस है जो वो निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड है जो वॉल्यूम ऑफ ओलेइक एसिड इन लेयर, तो उस लेयर के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपको पता है, एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है वॉल्यूम होता है, ठीक है, एरिया इंटू में लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन भी क्या है वॉल्यूम है, ये इक्वेशन भी क्या है वॉल्यूम की है, तो इसका मतलब ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगी बराबर हो जाएंगी। तो A गुणा में T इज इक्वल टू क्या होगा भाई NV/500 होगा। तो ऐसे हम T की वैल्यू निकालेंगे तो NV/ में क्या हो जाएगा 500 A हो जाएगा, ठीक है। अब T है जो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो ये आपकी क्या होती है मोलिकुलर, एक मोलिकुलर इतनी थिक होती है, यानी कि वैल्यू ऑफ T है जो ये हमें क्या कराएगी डायमीटर के बारे में बताएगी मोलिकुलर ऑफ ऑयलिक एसिड के, ठीक है, या उसकी हम क्या कह सकते हैं कि उसके साइज के बारे में हमें बताएगी। जो वो साइज अब मेजर करते हैं इस लेयर का यहाँ से, तो वो कितना होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर के बराबर आएगा। यानी कि जब हम इनकी यहाँ से N की V की और A की वैल्यू रखते हैं तो T की वैल्यू है जो वो किस रेंज की आती है 10⁻⁹ मीटर की रेंज की आती है, ठीक है। तो ये था जी आपका कि जो हम स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो वो किस तरह से मेजर करते हैं, तो इनके नोट्स आपने अपनी बुक में से बना लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा।
तो अगर कुछ भी इसमें से समझ ना आए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अच्छी तरह से अपनी बुक में से रीडिंग लेनी है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। रेंज ऑफ मासेज हमने पहले भी पढ़ी है। रेंज ऑफ मासेज में आपकी 10⁻⁻30 से मिनिमम जो रेंज होती है इलेक्ट्रॉन के साइज की, तो वो आप, और मैक्सिमम जो होती है 10⁻55 किलोग्राम, तो वो होती है आपके यूनिवर्स के मास की, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो वेरिएशन है मास के अंदर वो किस तरह से उनकी रेंज आती है, ठीक है, और उनको किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे आपके, ठीक है, सारा नहीं पढ़ना उसमें से अपने, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज आपने इतना ही करना है, इसके नोट्स हैं जो अपने कॉपी में बना लेने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।